जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी एक बार फिर से आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा हूं। आज मार्च की 18 तारीख है और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण कंटेंट्स आप लोगों को एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। साथियों, सारी की सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ाई इसकी जरूर कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम्स में निस्संदेह आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, प्रश्न एग्जाम में आ सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम्स की तैयारी आप शानदार तरीके से आगे बढ़ाइए, करंट अफेयर्स को महत्व दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब आइए देखते हैं कौन कौन सी आज महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो है भारत न्यूजीलैंड ने FTA वार्ता शुरू करने की घोषणा की। अब साथियों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड ने FTA वार्ता शुरू करने की घोषणा की। अब दोस्तों FTA क्या है? तो दरअसल FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात मुक्त व्यापार समझौता। जी हाँ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? इसे हम लोग बोलेंगे मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता। दोस्तों ऐसा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता को लेकर वार्ता शुरू करने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों इसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना मुख्य रूप से उद्देश्य है, व्यापार को बढ़ावा देना मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों ओशिनिया क्षेत्र में ये ऐसा दूसरा अवसर है कि भारत ने किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। साथियों इससे पहले भारत ने किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी हाँ, इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों अब न्यूजीलैंड है, ये दूसरा देश है जिसके साथ भारत मुक्त व्यापार समझौता ओशिनिया क्षेत्र में करने की घोषणा इसने की है। अब दोस्तों इसके बाद आपको बता दें कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर किसी देश की यात्रा करते हैं या फिर दो देशों के बीच किसी प्रकार की संधि, समझौता इत्यादि होते हैं तो उन देशों के बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए, खास करके वहाँ की करेंसी, वहाँ की कैपिटल, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों के नाम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको दोस्तों जरूर जानना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ न्यूजीलैंड के बारे में कुछ, ठीक है ना। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की कैपिटल कौन सी है? न्यूजीलैंड की कैपिटल, तो दोस्तों न्यूजीलैंड की कैपिटल है अर्थात यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन। इसे आप नोट कर लीजिए, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। इसके अतिरिक्त दोस्तों न्यूजीलैंड की करेंसी मतलब यहाँ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो न्यूजीलैंड की आधिकारिक मुद्रा है दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर ये यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है। और दोस्तों न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर मतलब यहाँ के PM कौन है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड के PM का नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। जी हाँ, याद रख लेंगे इस नाम को आप। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप फिर से एक बार समझ लेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू करने की घोषणा भारत और न्यूजीलैंड के बीच की गई है। अब दोस्तों वहाँ की कैपिटल के बारे में मैं आते आपको बताया, वेलिंगटन। करेंसी कौन सी है? न्यूजीलैंड डॉलर। और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से लेते हैं अगली जानकारी। अब साथियों यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। गूगल ने लॉन्च किया जेम्मा 3 नाम का AI मॉडल। दोस्तों गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। जी हाँ, AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल देखा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा AI का प्रयोग चल रहा है, इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो दोस्तों गूगल अपने क्या किया है? गूगल ने लॉन्च किया है जेम्मा 3 नाम का एक AI मॉडल। अब दोस्तों ये जो AI मॉडल है इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि यह गूगल की हल्के, यह इसे आप नोट कर लेंगे, यह गूगल की हल्के और उन्नत ओपन AI मॉडल श्रृंखला का AI मॉडल श्रृंखला का हिस्सा है। अब दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता आप जरूर नोट कर लेंगे साथियों।
चलिए इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं। साथियों इसकी विशेषता आप नोट कर लेंगे, यह मल्टी मॉडल प्रोसेसिंग में सक्षम है। यह मल्टी मॉडल प्रोसेसिंग में सक्षम है तथा टेक्स्ट और विद्युत इनपुट को टेक्स्ट और विद्युत इनपुट को प्रोसेस कर सकता है। इनपुट को प्रोसेस कर सकता है। चलिए दोस्तों एक बार समझते हैं। गूगल ने लॉन्च किया जेम्मा 3 नाम का एआई मॉडल, और यह गूगल की हल्के और उन्नत ओपन एआई मॉडल श्रृंखला का एक हिस्सा है। दोस्तों इसकी विशेषता मुख्य रूप से यह मल्टी मॉडल प्रोसेसिंग में सक्षम है तथा टेक्स्ट और विद्युत इनपुट को प्रोसेस कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गूगल ने जो इसे लॉन्च किया है, तो ये जो जेम्मा 3 है, इसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि ये जेम्मा 3 मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर ऐसे लैपटॉप हो गया या अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसों में, ठीक है ना, सरलतापूर्वक या आसानी से इसका प्रयोग किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ इसे लॉन्च किया गया है, इसे बनाया गया है। तो इस यहाँ पर आप जानेंगे बनाया किसके द्वारा गया है, गूगल के द्वारा बनाया गया है। नाम क्या है, जेम्मा 3, और ये क्या है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाएगा, तो इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटिंग डिवाइस हो गया, लैपटॉप इत्यादि हो गया, इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग सरलतापूर्वक किया जा सकेगा। तो आइए साथियों अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी। झारखंड ने जीता 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी, जी हाँ, झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा और झारखंड एसएससी की परीक्षाओं के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे परीक्षाओं के लिए इस प्रकार के प्रश्न थोड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड ने जीता 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में ये एक प्रश्न बन सकता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है जेपीएससी और जेएसएससी के लिए। तो साथियों आइए जानते हैं इसके बारे में। झारखंड ने साथियों 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन साथियों पंचकुला में हुआ था। याद करेंगे पंचकुला में हुआ था, और पंचकुला कहाँ है दोस्तों, तो ये हरियाणा में है। जी हाँ, पंचकुला हरियाणा में है। अब साथियों झारखंड ने इस टूर्नामेंट को या इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है, मतलब झारखंड की टीम विजेता टीम है। उप विजेता टीम कौन सी है साथियों, तो उप विजेता टीम का नाम आप जरूर नोट कर लीजिए। उप विजेता टीम है दोस्तों हरियाणा, मतलब झारखंड ने हरियाणा महिला हॉकी टीम को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। तो हरियाणा इस प्रतियोगिता की रनर टीम है, उपविजेता टीम है। और साथियों आपको इसके बारे में बता दें कि ये जो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब है, ये झारखंड की महिला हॉकी टीम के लिए ऐसा कोई पहला अवसर है, ऐसा कोई पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब है जो कि झारखंड की झोली में आया है, झारखंड की टीम ने इसे अपने नाम किया है। तो इस तरीके से साथियों एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न हो सकता है। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, झारखंड ने जीता। उप विजेता कौन सी टीम रही, हरियाणा रही। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, पंचकुला हरियाणा में किया गया था। साथियों निर्धारित समय के दौरान दोनों ही टीमों ने एक एक गोल करते हुए, जी हाँ, दोनों ही टीमों ने एक एक गोल करते हुए मैच को टाई पर लेकर गए। लेकिन जब यहां पर मैच टाई ब्रेकर में गया तो दोस्तों यहां पे आपको बता दें कि 4-3 के अंतर से झारखंड की टीम ने हरियाणा की टीम को पराजित कर यह खिताब अपने नाम किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहां से अगली जानकारी लेते हैं। साथियों यहाँ से अगला जानकारी आएगा अपार आईडी को लेकर। अब अपार आईडी क्या है, तो दोस्तों अपार आईडी का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जी हाँ, ये इसका पूर्ण रूप होता है। रजिस्ट्री
आईडी। चलिए देखते हैं दोस्तों, अपार आईडी का पूरा रूप क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। दरअसल दोस्तों, स्कूली स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को, ठीक है, एक विशिष्ट पहचान नंबर दिया जाता है, एक विशिष्ट आईडी दिया जाता है, और ये जो विशिष्ट आईडी होता है दोस्तों, ये 12 अंकीय कोड होता है। जी हाँ, 12 अंकीय आईडी होता है, 12 अंकों का होता है, ठीक है। इस प्रकार का एक सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इमेज में यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे। तो 12 अंकों का ये एक कोड होता है, एक आईडी होती है, जो विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को दी जाती है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसका उद्देश्य है दोस्तों, छात्र रिकॉर्ड को, मतलब विद्यालय में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को मानकीकृत करना, मानकीकृत करना तथा शैक्षणिक स्तरों के बीच शैक्षणिक स्तरों के बीच सुगमता लाना, सुगमता लाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में लाई गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे लाया गया दोस्तों। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2020 के तहत इसकी शुरुआत की गई है, अर्थात अपार आईडी की शुरुआत जो है वो की गई, इसकी शुरुआत की गई। दोस्तों, इसके बारे में एक आध बात और जानेंगे हम लोग। साथियों, अब ये जो अपार आईडी है, ये वन नेशन वन स्टूडेंट, वन नेशन वन स्टूडेंट प्रणाली को यह लागू करता है। वन नेशन वन स्टूडेंट प्रणाली को लागू करता है। आइए एक बार समझते हैं इसे। अपार आईडी पूर्ण रूप इसका जानेंगे हम लोग, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी, ठीक है। ये क्या है? तो एक 12 अंकों का एक विशेष पहचान है, जो विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को दिया जाता है, विद्यार्थियों को दिया जाता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य छात्र रिकॉर्ड को मानकीकृत करना तथा शैक्षणिक स्तरों के बीच सुगमता लाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अब साथियों, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, और यह वन नेशन वन स्टूडेंट प्रणाली को लागू करता है। वन नेशन वन स्टूडेंट, तो आप इसे याद रख लेंगे, वन नेशन वन स्टूडेंट प्रणाली के तहत इसे शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगली जानकारी। दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025 की घोषणा की है। अब दोस्तों, दूरसंचार विभाग ने, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है ना, इसने क्या किया है दोस्तों? 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025 की घोषणा की है। और ये जो हैकथॉन है दोस्तों, ये अगले 6 माह तक चलेगा। जी हाँ, ये अगले 6 माह तक चलेगा, ये अगले 6 माह तक चलेगा। साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हम लोग लिखते हैं दोस्तों यहां से, इसका उद्देश्य दोस्तों 5G तकनीक का लाभ उठाकर, 5G तकनीक का लाभ उठाकर अभिनव प्रोटोटाइप विकसित करना, अभिनव प्रोटोटाइप विकसित करना और सामाजिक व औद्योगिक चुनौतियों के समाधान के लिए औद्योगिक चुनौतियों के
समाधान के लिए, समाधान के लिए 5G संचालित समाधानों को, 5G संचालित समाधानों को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। अब दोस्तों इसका आयोजन किनके लिए किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आयोजन यहाँ मतलब इस ये हैकथॉन का आयोजन स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त स्टार्टअप्स तथा अन्य पेशेवरों के लिए, अन्य पेशेवरों के लिए इस हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है, इस हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है, किया जा रहा है। दोस्तों इसे समझते हैं एक बार और आप लोग इसे जरूर नोट कर लेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। सबसे पहले आप समझिए, दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025 की घोषणा की है और ये 6 माह तक चलेगा। साथियों कल से इसकी शुरुआत होगी, 19 तारीख कल है, कल 19 मार्च है, 19 मार्च से इसकी शुरुआत होगी जो आने वाले 6 महीने तक चलेगा। साथियों उद्देश्य क्या है इसका, 5G तकनीक का लाभ उठाकर अभिनव प्रोटोटाइप विकसित करना और सामाजिक व औद्योगिक चुनौतियों के समाधान के लिए 5G संचालित समाधानों को बढ़ावा देना। दोस्तों आगे इसको बता दें कि ये जो आयोजन किया जा रहा है ये किन के लिए किया जा रहा है, तो मुख्य रूप से स्नातक विद्यार्थियों के लिए, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए, स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों के लिए तथा अन्य ऐसे पेशेवरों के लिए इस हैकथॉन का आयोजन साथियों किया जा रहा है। कल 19 मार्च है, कल से इसकी शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत दोस्तों कहाँ होगी, नई दिल्ली में होगी। जी हाँ, इसकी शुरुआत कहाँ होगी साथियों, इसकी शुरुआत नई दिल्ली में होगी। और इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद प्रतिघात पर ADMM+ विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। दोस्तों यहां पर फिर से एक बार समझते हैं, आतंकवाद प्रतिघात पर ADMM+ विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अब दोस्तों ऐसा है कि दरअसल ये ADMM क्या होता है, तो चलिए पहले ADMM के बारे में जानते हैं। तो ADMM+ ये क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ADMM का पूर्ण रूप होता है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। अब दोस्तों इसके EWG का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। जी हाँ, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप अर्थात विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में किया जाएगा। अब यह जो बैठक होगा तो इसके बारे में आपको बता दें कि भारत तथा मलेशिया, भारत तथा मलेशिया इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत तथा मलेशिया इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। याद रख लेंगे दोस्तों, भारत तथा मलेशिया इस बैठक की सह अध्यक्षता करेगा। और साथ ही यहां पर एक जानकारी और है कि भारत पहली बार EWG की सह अध्यक्षता कर रहा है। भारत पहली बार EWG की सह अध्यक्षता कर रहा है।
चलिए, इंपॉर्टेंट जानकारी है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, आइए समझते हैं इसको। दोस्तों, आतंकवाद प्रतिघात पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों भारत जो है पहली बार EWG की सह अध्यक्षता कर रहा है, इसे आप जानकारी के रूप में रख लेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पहली बार भारत को ऐसा अवसर मिला है कि सह अध्यक्षता करने का कार्य भारत के द्वारा भी किया जा रहा है। दोस्तों, भारत तथा मलेशिया इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लिखा है ADMM प्लस, तो ADMM प्लस का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। अब दोस्तों ये आसियान होता क्या है? तो आसियान होता क्या है, चलिए इसको अगले पेज में मैं आपको इसका पूर्ण रूप दे देता हूँ। तो दोस्तों आसियान का पूर्ण रूप यहाँ से मैं आपको बता दूं, आसियान का पूर्ण रूप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसे हम लोग दोस्तों हिंदी में बहुत बार आप लोग देखेंगे, अखबारों में पढ़ सकते हैं, एग्जाम्स में भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? इसका पूर्ण रूप होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। दोस्तों इसके सदस्य देश कितने हैं? तो आसियान के सदस्य देशों की संख्या भी कभी कभी पूछी जाती है एग्जाम में। तो दोस्तों आसियान में कुल मिलाकर 10 देश जो है ये इसके सदस्य देश है साथियों। और यहाँ पर आगे आपको बता दे कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है। तो दोस्तों भारत क्या है? इसका डायलॉग पार्टनर है। जी हाँ, याद रखेंगे, भारत दोस्तों क्या है? इसका डायलॉग पार्टनर है। ठीक है ना, भारत क्या है? इसका डायलॉग पार्टनर है, संवाद पार्टनर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ से अगली जानकारी हम लोग लेते हैं। अगली जानकारी साथियों यहाँ से हम लोग लेंगे, RBI ने अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए स्वनियामक संगठन SRO की रूपरेखा जारी की। जी हाँ, RBI ने अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए स्वनियामक संगठन SRO की रूपरेखा जारी की है। दोस्तों RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए आगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ने खाता एग्रीगेटर अर्थात अकाउंट एग्रीगेटर, जी हाँ यहाँ पे आप इसे जरूर नोट कर लीजिए, मैं सारी चीज़ों को लिख दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप इसे मेरे साथ जरूर नोट करते चलिए। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ने, यहाँ मैं संक्षेप में अकाउंट एग्रीगेटर को AA लिख दे रहा हूँ, AA, अकाउंट एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्वनियामक संगठन, स्वनियामक संगठन की मान्यता की रूपरेखा जारी की है, रूपरेखा जारी की है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भी आप नोट कर लेंगे। अब इसका उद्देश्य है दोस्तों वित्तीय डाटा के निर्बाध आदान प्रदान को सुगम बनाना, आदान प्रदान को सुगम बनाना, इसके अतिरिक्त परिचालन चुनौतियों को हल करना,
और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना। और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना। चलिए एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों। आरबीआई के द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए स्वनियामक संगठन की रूपरेखा जारी की गई है, मतलब एक फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया गया है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने, मतलब यहाँ पे मैंने संक्षेप में डबल ए लिख दिया है, इसका पूर्ण रूप क्या है, अकाउंट एग्रीगेटर्स। जी हाँ, अकाउंट एग्रीगेटर्स। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्वनियामक संगठन की मान्यता की रूपरेखा जारी की है। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का उद्देश्य मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, आप इसे जरूर उतार लीजिएगा। दोस्तों वित्तीय डेटा के निर्बाध आदान प्रदान को सुगम बनाना, परिचालन चुनौतियों को हल करना और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य रूप से प्रश्न बन सकता है, हाल ही में किसके द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए स्वनियामक संगठन की रूपरेखा जारी की गई है? आपका आंसर सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आरबीआई करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से लेते हैं अब अगली जानकारी। और साथियों यहाँ पे नेक्स्ट जानकारी है, वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। साथियों ये अनुमान किसने लगाया है, तो आपको बताया दोस्तों कि मूडीज रेटिंग्स ने। जी हाँ, मूडीज रेटिंग्स के द्वारा यह अनुमान लगाया गया दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। और दोस्तों पिछले वित्तीय वर्ष की अगर बात करें, मतलब 2024-25 की बात करें, तो 2024-25 में दोस्तों ये जो अनुमान था ये कितना था, तो 6.3% था। जी हाँ, 6.3% था, जबकि इस बार का अनुमान कितना है, तो 6.5% है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी लेते हैं। और यहाँ से अब शुरुआत होता है हमारा प्रश्नों की श्रृंखला। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू की है? जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों मुक्त व्यापार की बात हो रही है, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, न्यूजीलैंड। जी हाँ, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों याद रख लेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में गूगल ने अपनी किस ओपन एआई मॉडल की नई श्रृंखला को लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था गूगल के द्वारा ओपन एआई मॉडल की नई श्रृंखला लॉन्च की गई है, तो उसका नाम क्या है? जी हाँ, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, जेम्मा 3। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर जेम्मा 2 भी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन सी है, जेम्मा 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? जी हाँ, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? तो दोस्तों ये टूर्नामेंट किसने जीता? तो हॉकी झारखंड ने। जी हाँ, झारखंड की सीनियर महिला हॉकी टीम ने यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अपार अर्थात ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अपार आईडी? ठीक है ना, तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया था, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। तो करेक्ट आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सरकार के किस विभाग के द्वारा 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025 की घोषणा की है? जी हाँ, अभी हाल ही में सरकार के किस विभाग के द्वारा 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025 की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसकी जानकारी आपको मैंने दी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, दूरसंचार विभाग। जी हाँ, दूरसंचार विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, आतंकवाद प्रतिघात पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी, नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा और भारत और मलेशिया दोनों इसकी अध्यक्षता करेंगे, मैंने आपको बताया है इसके बारे में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए स्वनियामक संगठन की रूपरेखा किसके द्वारा जारी की गई है? दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए स्वनियामक संगठन की रूपरेखा किसके द्वारा जारी की गई है? तो साथियों करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? जी हाँ, अब मूडीज के द्वारा भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है, तो कितना लगाया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 6.5%, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह कितना था? 6.3% था। इस बार कितना है? 6.5% है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन ए होगा आपका। चलिए लेते हैं अगला सवाल, और यह है आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर प्रत्येक दिन की तरह कमेंट बॉक्स में आकर आप लोगों को देना होता है। साथियों, वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन जवाब कुछ ही लोगों का आता है। ऐसा महसूस होता है कि शायद आप लोग जो है इस प्रकार के प्रश्नों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आज के प्रश्न के रूप में डालने की कोशिश हमारे द्वारा की जाती है। दोस्तों, आज का प्रश्न कौन सा है? मॉरिशस किस महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है? ठीक है, मॉरिशस किस महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। कल हमने मॉरिशस के संबंध में बातें की थी, मॉरिशस के बारे में आपको कुछ बताया था। तो दोस्तों, यहाँ पर उसी से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मॉरिशस किस महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर एंड ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर के रूप में हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। जी हां, जवाब जरूर दीजिएगा, आपके जवाब की मुझे प्रतीक्षा होती है। साथियों, आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह तैयारी अच्छी रहेगी तो परीक्षा फल भी अच्छा आएगा। वो कहते हैं ना कि रूट जितना मजबूत होगा, रूट जितना अच्छा होगा, फ्रूट उतना ही अच्छा आएगा। तो दोस्तों, अगर अच्छे फल प्राप्त करने हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त करने, अच्छे परीक्षा फल प्राप्त करने हैं, तो साथियों आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत से कभी मत भागिए। जितना ज़्यादा, जितना अथक परिश्रम आपका होगा, उतना ही बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।